अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे जमालुद्दीन और छांगुर बाबा पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। छांगुर और उसके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी को मिला छांगुर का एक बुटीक। यह बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यह बुटीक है छांगुर का गुप्त अड्डा। छांगुर ने यहां छिपाए थे अवैध दस्तावेज। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया है। यह इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि इस पूरे बुटीक को सील कर दिया गया है और लगातार ईडी की कार्रवाई अब जारी है। इसके साथ ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौलाना छांगुर को लेकर खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अब मौलाना छांगुर की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। छांगुर की जो तमाम संपत्तियां हैं उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे जमालुद्दीन और छांगुर बाबा पर ईडी ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। छांगुर और उसके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी को मिला है छांगुर का एक बुटीक। यह बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यह बुटीक है छांगुर का गुप्त अड्डा, ऐसा बताया जा रहा है। छांगुर ने यहां छिपाए थे अवैध दस्तावेज। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया है। देश में धर्मांतरण का कारोबार चलाने वाला छांगुर अकेला नहीं था, उसके कई कमांडर थे और सबसे खास था राशिद अब एटीएस की गिरफ्त में। राशिद छांगुर का बेहद करीबी और इस धर्म परिवर्तन नेटवर्क की वो अहम कड़ी है जो देश भर में जलालुद्दीन और छांगुर के मजहबी मंसूबे को फैलाने का काम करता था। राशिद शाह धर्म परिवर्तन केस में 9 नामजद आरोपियों में से एक है। राशिद ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को फैलाया था। राशिद आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवाओं को गिरोह में शामिल कराता था। नेपाल सीमा पर करीब 4 दर्जन गांवों में राशिद ने युवाओं को धर्मांतरण गैंग में फंसा रखा था, जिन्हें वो मुस्लिम युवाओं से काफिरों को जीतकर मुसलमान बनाने जैसी बातें करके भड़काता था। एक धर्मांतरण के लिए राशिद को छांगुर से 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिलते थे, जबकि लव जिहाद ब्रिगेड के जरिए लड़कियों को शिकार बनाने पर 3 से 5 लाख रुपए मिलते थे। छांगुर का खास गुर्गा राशिद अवैध धर्म परिवर्तन के काम में कई साल से सक्रिय था। राशिद को मई 2023 में आजमगढ़ में जबरन धर्मांतरण के एक केस में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में राशिद के साथ 17 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद राशिद फिर से छांगुर के गिरोह में सक्रिय हो गया। एटीएस की गिरफ्त में कैद छांगुर और जलालुद्दीन राशिद के जरिए अपने रैकेट को और मजबूत करना चाहता था। इसके लिए छांगुर ने 10 करोड़ रुपए की फंडिंग की योजना बनाई थी। राशिद से पूछताछ में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई है। छांगुर के कहने पर राशिद न सिर्फ कलमा पढ़वाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद वो लड़कियों को जबरन प्रतिबंधित पशु मांस भी खिलाता था, ताकि लड़की के हिंदू धर्म से मोह भंग की पुष्टि हो सके। राशिद लड़कियों के प्रतिबंधित मांस खाने का वीडियो बनाकर छांगुर को भेजता था और छांगुर ऐसे वीडियो इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन और छांगुर को भारी भरकम फंडिंग करते थे। मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है। हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए हो। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए, अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उसका नाम है रहमान। राशिद की तरह अब्दुल रहमान भी मौलाना छांगुर का कमांडर है। अब्दुल रहमान पहले हिंदू था, तब उसका नाम था रूपेंद्र सिंह। हिंदू से मुस्लिम बनकर उसने उत्तराखंड में धर्मांतरण का जिम्मा ले लिया और छांगुर का कमांडर बन गया।
इसकी इन्वेस्टिगेशन चूँकि यूपी से ही हो रही थी और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कल इसमें संपर्क किया गया मुझसे और इस संबंध में कुछ जानकारी साझा की गई और चूँकि उस इन्वेस्टिगेशन में एक संदिग्ध अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति था जिनकी को तलाश थी और उस पर जो है कोऑर्डिनेशन हमारी टीमों ने उसके बाद जो भी उनको इनपुट थे उसको साझा किए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए टीम ने जो है आज उनको अब्दुल रहमान नाम का जो व्यक्ति है उसको आज अरेस्ट कर लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौलाना छांगुर को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और अब बड़ी खबर यह है कि मौलाना छांगुर की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। छांगुर के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। इसके साथ ही कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है। इसके अलावा छांगुर के 22 बैंक खातों का भी खुलासा हुआ है। ज्यादातर संपत्तियां नवीन और नीतू के नाम पर है। जिन संपत्तियों का खुलासा हुआ है वो संपत्ति भारत और यूएई में है। इसके अलावा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पैसे को वाइट किया गया है। साथ ही दुबई की 2 कंपनियों से छांगुर के संबंध मिले हैं और छांगुर के करीबी शहजाद के खातों से 2 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। छांगुर धर्मांतरण के लिए सिर्फ देश के भीतर ही कमांडर तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि बॉर्डर पर साजिश भी रच रहा था। जांच एजेंसियों की नजर अब छांगुर के बॉर्डर कनेक्शन पर भी है। लखीमपुर में भी छांगुर के नेटवर्क सक्रिय होने के सुराग मिले हैं। चंदन चौकी और नेपाल के थारू क्षेत्र पर भी छांगुर का फोकस था। छांगुर ने चंदन चौकी के अवैध मदरसे को बचाने के लिए पैसे भी दिए थे। साथ ही धर्मांतरण के लिए वो ईसाई मिशनरियों के साथ भी संपर्क में था। बाबा सनातन धर्म में होता है, वो मौलाना है, मौलवी है, मुस्लिम है, उसको झंगुर क्या जरूरतीन क्या नाम है उसका, वो नाम लेकर के मुस्लिम कहो, बाबा कहना बंद करो। ये सनातन धर्म का अपमान है और उसका कहना क्या है, इनका तो षड्यंत्र यही है और सदियों से इनका षड्यंत्र चल रहा है और जैसा उसने कार्य किया है उसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसको आजीवन कारावास या सीधी फांसी होनी चाहिए। यानी छांगुर का नेटवर्क पूरे एक साम्राज्य की तरह था, जिसके जरिए वो सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था, बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रच रहा था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को नहीं पता था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान छांगुर के 39 चोरों की भी जानकारी मिली है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क चलता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे। यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं।
तो देखिए, छांगुर बाबा पर शिकंजा लगातार ईडी भी कसता जा रहा है। तमाम चीजों की जांच इस वक्त जारी है। छांगुर बाबा को लेकर विदेशों से कैसे फंडिंग मिलती थी और कौन कौन से देशों से इसका वहां पर लोगों से संपर्क था, किन लोगों से संपर्क था अलग अलग देशों में, और किस तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ एक बड़ी साजिश छांगुर बाबा रच रहा था। इस एंगल पर भी तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क को यहां पर एक्सपोज किया गया है छांगुर बाबा को गिरफ्तार करने के बाद से। और अब हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं छांगुर बाबा से जुड़े हुए, और आसपास के लोग काफी हैरान हैं कि आखिरकार छांगुर बाबा इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलाता था बलरामपुर में, उतरौला में, उसके आसपास के इलाकों के लोग काफी हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन अब आप देखिए, बुटीक का नाम सामने आया है, आसमी बुटीक कॉम्प्लेक्स, जहां पर इसका गुप्त अड्डा बताया जा रहा है, अपने अवैध दस्तावेजों को यहां पर छिपाया करता था। आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड की, जहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो खुद अस्पताल का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। इरफान अंसारी के बेटे ने यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ अस्पताल में निरीक्षण करते और मरीजों से बातचीत करते दिख रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे का यह वीडियो वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों में खासकर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और इस वीडियो को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सवाल खड़े किए हैं। तो आप देखिए, आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री का बेटा किस हैसियत में अस्पताल में निरीक्षण कर रहा था। ये इसलिए कि उनके पिता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो क्या यह अधिकार बेटे को मिल जाएगा? और बड़े सवाल खड़े हो रहे, बीजेपी इसी को लेकर निशाना साध रही है। पूरे खाट में सिस्टम है, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है, जो एम्बुलेंस सेवा है वो ठप हो गई है। खाट में नदी नाले पार करके रोगियों को ले जाने की तस्वीरें आप देखेंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो जब अब उनके बेटे ने भी ठान लिया है कि जब पिताजी से कुछ नहीं हो पा रहा तो वही सहयोग कर दे, तो वो उनके जो पुत्र जाकर इंस्पेक्शन कर रहा है, वो ये साफ दिखाता है कि पुत्र ने भी मान लिया साहब कि पिता के बस का बात नहीं है, तो थोड़ा हाथ बटा देना चाहिए। तो आप देखिए किस तरह से जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बेटे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। आखिरकार यह अधिकार किसने दे दिया? क्योंकि पिता स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो निरीक्षण करे तो समझ में आता है, लेकिन बेटा जाकर स्वास्थ्य मंत्री का बेटा अगर निरीक्षण करता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या यहाँ पर यह संभव है? क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई होगी? क्या झारखंड की सरकार स्वास्थ्य मंत्री के बेटे पर एक्शन लेगी? और क्या झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस पर आकर कोई सफाई देंगे कि आखिरकार उनका बेटा, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उनके बेटे को आप देख पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ वो निरीक्षण करने पहुंचा है और खुद सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो डाला है। और आप देखिए, इस खबर को लगातार बीजेपी उठा रही है और इस खबर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे स्वास्थ्य मंत्री का बेटा निरीक्षण कर सकता है। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, आखिर स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो जाकर अस्पताल में निरीक्षण करे? किस हैसियत में? देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसका बेटा या परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं भी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है, सरकारी काम नहीं कर सकता है। देखिए, मैं भी मंत्री रहा 14 से 19 तक, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरा बेटा कहीं भी विभाग में कहीं भी कोई हस्तक्षेप रहा हो या कहीं कोई ऐसा पैरवी किया हो। सवाल है कि ये तो कांग्रेसियों का शुरू से पुराना रिवाज रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी हुआ करते थे, तो देश का जो बड़े कोतवाहट जहाज हुआ करते थे, उसमें जा करके 8-8 दिन 10-10 दिन जा करके सैर सपाटे करते थे और परिवार के साथ करते थे। उनका आप एक्शन की मांग कर रहे हैं सरकार से, झारखंड की सरकार से, क्या इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे सीपी सिंह जी? मैं जानता हूं कि झारखंड की सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि एक गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन का अंग है, तो उन्हें डर है
तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई सिर्फ बेटे पर नहीं होना चाहिए बल्कि उसके पिता पर भी होना चाहिए जो मंत्री हैं। कि मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि भाई किसी का परिवार का कोई भी बिना बाप का पिता का सह दिए हुए कुछ काम नहीं कर सकता है। भाई यही संस्कार है क्या इनका? मंत्री इरफान अंसारी साहब है ना, मंत्री उनका बेटा नहीं है, उनका पीए है, ना उनका पीएस है, ना कोई अधिकारी है। और सीपी सिंह जी, उनका बेटा बाकायदा दोस्तों के साथ जाता है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट करता है। क्या उसे डर नहीं है? या ये माना जाए कि जब पिता ही मंत्री हैं, पिता सरकार में है, तो कोई क्या कर लेगा, इस सोच के साथ वो वहां पहुंचा है? हाँ बिल्कुल, एक कहावत है गया है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। तो यही स्थिति है, इनके पिताजी मंत्री हैं तो सोच रहे हैं हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन यदि राज्य सरकार में जरा सा भी शर्म और हया बची है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है इस पूरे वीडियो के मामले में। जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। सवाल ये खड़े होते हैं, अपने दोस्तों के साथ पूरे टशन में अस्पताल में निरीक्षण करने का अधिकार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को किसने दे दिया? क्या झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस पर आकर जवाब देंगे? क्या झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई करेगी सरकार? क्योंकि किस हैसियत में अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे? और इरफान के बेटे ने खुद सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो शेयर किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने तमाम दोस्तों के साथ टशन दिखाते हुए अस्पताल में निरीक्षण करता नजर आ रहा है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बेटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कांवड़ियों को उपद्रवी कहे जाने वाले बयान पर कहा था, इस मानसिकता को भारत की विरासत के खिलाफ बताया है। और अब योगी आदित्यनाथ के कांवड़िए वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांवड़ियों को बीजेपी ही उपद्रवी साबित करना चाहती है, कहना है उदित राज का। किसी भी विपक्षी पार्टी ने कांवड़ियों को उपद्रवी नहीं कहा, यह कहा है उदित राज ने। अगर कोई रिक्शा भी छू जाए तो कांवड़िए तोड़फोड़ करते हैं, उदित राज ने यह बयान दिया। और उदित राज ने कहा, कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की पुलिस जांच होनी चाहिए। जो योगी जी खुद ही के हवाले, मीडिया के हवाले से कह रहे हैं कि उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, तो भाई हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि जो सड़क पर बैरिकेड लगा हुआ है और जो रेलिंग्स वगैरह है, सरकारी संपत्ति है, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये आस्था वाली बात है। दूसरी बात, थोड़ा सा भी किसी की कार से टच हो जाए या रिक्शा से टच हो जाए, उसको तोड़ डाल रहे हैं, उलट पलट के तोड़ रहे हैं। ये आस्था वालों का काम है। उसके बाद में दुकानदारों से झगड़ा करना, पैसा नहीं देना, ये आस्था वालों का काम है। मैं तो कांवड़ सजाई जाए, कांवड़ में लोग जाएं पवित्र भावना से, मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन से यह तो रहेगा कि कौन इसमें बदमाश है, कौन समाज विरोधी लोग हैं, और इसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। तो मैं पुलिस वेरिफिकेशन की मांग करता हूं कि जो शामिल हो रहे हैं उनके बारे में जांच किया जाना चाहिए, किस बैकग्राउंड के लोग हैं। अनायास लोगों को मारते रहे, बिना कारण क्षति कर रहे हैं संपत्ति को, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकार की संपत्ति हो। देखिए, कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेता उदित राज यहां पर कह रहे हैं कांवड़ियों की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कांवड़ियों को बीजेपी ही उपद्रवी साबित करना चाहती है। उदित राज का कहना है किसी भी विपक्षी पार्टी ने कांवड़ियों को उपद्रवी नहीं कहा। अगर कोई रिक्शा भी छू जाए तो कांवड़िए तोड़फोड़ करते हैं, कहना है उदित राज का। और पुलिस जांच होनी चाहिए जो कांवड़िए कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और यह बयान योगी आदित्यनाथ के बयान की प्रतिक्रिया में उदित राज ने दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में क्या कहा था वो आपको सुना देते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे
श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहाँ पर भाषाई विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया। आपको बता दें, देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं। उन्होंने कहा असम की भी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कहती हैं। साथ ही कहा लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। साथ ही कहती हैं मातृभाषा बोलने के लिए धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। साथ ही असम में भाजपा का ये विभाजनकारी एजेंडा हदें पार कर चुका है। असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे, मैं उनके साथ हूं जो अपनी भाषा पहचान के लिए लड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बयान आपको बता दें जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आया है। इससे पहले कई बार आपने देखा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा को भाषाई विवाद पर उन्होंने काफी टिप्पणी की थी। अब उसके बाद सीधा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की और अपनी बात रखी है भाषाई विवाद पर। ममता बनर्जी कहती है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कहती है देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बांग्ला है। असम की भी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। ऐसे में लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। मातृभाषा बोलने के लिए धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए। असम में भाजपा का ये विभाजनकारी एजेंडा अपनी अब हदें पार कर चुका है। ऐसे में असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। गौरतलब रहे कि अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब भाषा को लेकर और साथ ही बंगाल में बाहरी और बंगालियों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि कैसे राजनीति चलती है। और इसी के बीच बांग्ला भाषा को लेकर के अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।